हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसमें वो चल रहा है महाजनपद युग। हमने 16 महाजनपद युगों के बारे में बात की थी और हमने 16 महाजनपद युग की राजधानियां जानी थी। 16 महाजनपदों की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है वो भी जाना था और कौन कौन से महाजनपद उस समय महत्वपूर्ण थे और किस किस दिशा में स्थित थे, और भारत के मैप के माध्यम से हमने महाजनपदों को समझा था। आज हम महाजनपद युग में एक और चीज़ इसमें जुड़ती है, वो है मगध। उसमें आता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, कि मगध साम्राज्य कैसे अन्य साम्राज्यों से, अन्य महाजनपदों से आगे निकल जाता है और अपना एक अलग और विशाल साम्राज्य लंबे समय तक अस्तित्व में रखता है। तो हम इसी बात को लेकर आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और मगध साम्राज्य कैसे खड़ा हो जाता है अन्य साम्राज्यों के मुकाबले, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसी महाजनपद टॉपिक के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, उसी महाजनपद युग के अंतर्गत आता है। तो लिखिए मगध का उत्कर्ष। ठीक है, किसका? मगध। मगध का उत्कर्ष। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मगध की 2 राजधानियां होती हैं। ठीक है, मगध की कितनी राजधानियां बताई थी? 2 बताई थी। एक तो राजगीर जिसको गिरिब्रज बोलते हैं, एक था पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो दोनों ही राजधानियों के बारे में आपको दोबारा से लिखना है। मगध के उत्कर्ष में लिखना है मगध की 2 राजधानियां थीं। दो राजधानियां थी। ठीक है, तो दोनों राजधानियों के आपको नाम याद होने चाहिए। दोनों ही बिल्कुल सरल सरल नाम हैं। एक तुम्हारी गिरिब्रज जिसको राजगीर बोलते हैं और एक है पाटलिपुत्र। ठीक है, गिरिब्रज या राजगीर दोनों में से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। तो दोनों ही एक ही नाम थे। जैसे शक्तिमान गंगाधर था तो गंगाधर शक्तिमान। ठीक है, अब देखिए मगध का उत्कर्ष। अब हम बात ये करते हैं कि मगध में ऐसा क्या था जिसके कारण वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल होता है अन्य महाजनपदों की मुकाबले में। तो देखिए मगध जो होता है इसके द्वारा इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति का सुदृढ़ होना। ठीक है, क्या होना? सुदृढ़ होना। कैसे सुदृढ़ होना? कैसे होना सुदृढ़? ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। मैंने लिखा दिया कि सुदृढ़ होना, किस प्रकार से सुदृढ़ होना। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मगध था ये 5 पहाड़ियों की ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, दिशाएं तो 4 होती हैं लेकिन ये 5 पहाड़ियों के मध्य से घिरा हुआ था। तो लिखना है 5 पहाड़ियां मगध को घेरे हुई थी। कितनी पहाड़ियां? 5 पहाड़ियां मगध को घेरे हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसको पहाड़ियों के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया था। 5 पहाड़ियां थी, बरा, वृषभ, ऋषिगिरी, चैतन्य और वैशार। आपको इन पहाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहाड़ियों के नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना यूनिवर्सिटी या जो छोटा एग्जाम होता है उसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो 5 पहाड़ियों से ये सब कुछ जो मगध है वो घिरा हुआ था, इसलिए प्राकृतिक रूप से इसको मजबूती मिली हुई थी और आक्रमणों से सुरक्षा का काम करती थी वो पहाड़ियाँ। तो आपको समझ में आ गया ना कि भौगोलिक स्थिति से मगध कैसे सुदृढ़ होता है। तो आगे हम बात करें पाटलिपुत्र में क्या था। पाटलिपुत्र
याद करना, पा फॉर पाटलिपुत्र और पा फॉर पटना। तो पाटलिपुत्र में जलदुर्ग था, ठीक है, जलदुर्ग था। जलदुर्ग का सीधा सा मतलब होता है जो जल से घिरा हुआ हो, वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में क्या बनाया हुआ था इन लोगों ने, जलदुर्ग बनाया हुआ था, जो कि युद्ध के समय काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, वो सीधे दुर्ग के दीवारों तक नहीं पहुंच पाते, और ताकि वो जो युद्ध होता है उस समय हाथियों के जो भारी शरीर होता था उससे ये लोग दरवाजे जो होते उनको तोड़ देते थे। तो इसलिए जलदुर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता कि जलदुर्ग के चारों तरफ एक खाई खोद देते हैं या फिर कोई नदियों का जो पानी होता है वो बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने जैसे भरतपुर का दुर्ग देखा होगा, आपने देखा है उसकी चारों तरफ क्या है, खाई खुदी हुई है, उस खाई के अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग खाई के अंदर कूदोगे तो बिल्कुल मरने वाले हो, अगर आप अपने हाथी घोड़े को उसमें कूदा दोगे तो बेटा वो निकलेगा नहीं दोबारा। तो इसलिए इनकी क्या है, सुरक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से होती थी, केवल 2 पुलों के माध्यम से उसमें प्रवेश कर दिया जाता था और उन 2 पुलों पर इतनी बड़ी सेना आसानी से नियंत्रण रख सकती थी, ठीक है। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये पाटलिपुत्र का दुर्ग जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वो बनाया गया था। इसलिए दोनों ही राजधानियाँ भौगोलिक रूप से काफ़ी मजबूत थी और यही कारण इसके प्रारंभिक कारणों में गिनाया जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और कारण आपके बोर्ड पर लिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो मगध के जो लोग थे वो रूढ़िवादी विरोधी थे। रूढ़िवादी विरोधी का मतलब आप लोग जानते हो कि अंधविश्वास जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करना। जैसे कि गुजरात का शासक उस समय हुआ था जब आक्रमण होता है गजनबी का, तो उसने वहाँ के ब्राह्मणों ने उससे कहा था कि हम अपने मंत्रों के द्वारा ही महमूद गजनबी को क्या करेंगे, भगा देंगे। ऐसे वो पूरे दिन और पूरी रात ब्राह्मणों के भरोसे बैठा रहा कि ये ऐसे ऐसे मंत्र निकालेंगे यज्ञ से कि वो अपने आप भाग जाएगा, और वो भागा ही नहीं। उन पूरे मंदिर को लूट लिया, पूरे गुजरात को लूट लिया और लास्ट में राजा को क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। तो ये मगध के लोग इस प्रकार की रूढ़िवादियों में विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे राजा केवल रूढ़िवादियों के मंत्र जाप के चक्कर में ही अपना राज्य हार बैठे, ठीक है। हुमायूं भी ऐसे ही अपना साम्राज्य हारा था। उसको एक ज्योतिष ने बोला था तुम हर दिन क्या करो, नए कपड़े पहना करो, शनिवार को काले कपड़े पहना करो, सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहना करो। तो वो रूढ़िवादियों के चक्कर में पड़ जाता है और अपना साम्राज्य गंवा बैठता है। तो मगध के जो लोग थे वो रूढ़िवादी विरोधी थे। मगध के लोग रूढ़िवादी विरोधी थे। आप लोगों ने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बारे में जाना होगा। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी वो एक बाबा के चक्कर में पड़ गया और बाबा ने क्या किया, कॉर्नवालिस को झाड़ फूस के चक्कर में इस दुनिया से उठा दिया। उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी भारत के बाबाओं से और वो अपनी ज़िंदगी खो बैठा, ठीक है। इससे अच्छा वो ब्रिटेन चला जाता, वहाँ अपना इलाज कराता तो बच जाता। लेकिन हमारे यहाँ के बाबा जी जो होते हैं ब्रह्म वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने उसका इलाज किया और कॉर्नवालिस ज़िंदगी में कभी भी दोबारा ब्रिटेन नहीं जा पाया। तो इसलिए जो मगध के लोग थे वो क्या थे, रूढ़िवादी विरोधी थे। सबको होना चाहिए, तुमको भी होना चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी शासक रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी सत्ता गंवाई है तो वो रूढ़िवादिता के कारण गंवाई है, जिनमें भले वो मुस्लिम शासक हों या फिर हिंदू शासक हों या कोई भी हो, सत्ता गंवाने से कोई पीछे नहीं रहा। तो बात करते हैं मगध के बारे में। तो रूढ़िवादी क्या थे, विरोधी थे। इस प्रकार की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे कि पहले युद्ध से पहले सूर्य पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार की चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये लोग अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग करते थे। अपनी सेना में एक बड़े जानवर के रूप में हाथियों का प्रयोग करते थे। 2 चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें रहती हैं कि घोड़ा अच्छा होता है या हाथी अच्छा होता है। देखिए, स्थिति के ऊपर है कि अगर तुम्हें मैदान का युद्ध लड़ना है तो वहाँ मैदान के युद्ध में घोड़ा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन
अगर तुम्हें कोई दुर्गों से युद्ध लड़ना है, ऐसी जगह युद्ध लड़ना है जहाँ पर आपको भागदौड़ की जरूरत ही ना पड़े, जैसे दुर्ग के अंदर सेना है, उसके चारों तरफ तुमने घेरा डाल दिया, तो वहाँ हाथी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो हाथी होता है वो आपको एक दीवार, एक प्राचीर के सम्मुख लाके खड़ा कर देता है। इसके अनुसार जो दुर्ग का युद्ध होता है वो स्थिर युद्ध माना जाता है, यानी कि वहाँ पर सैनिक स्थिर होते हैं, भगदौड़ नहीं मचती, और वहाँ से आप आसानी से ऊंचाई से उसका फायदा उठा सकते हो। तो इसलिए मगध की सेना में भारी मात्रा में हाथियों का प्रयोग होता था, हाथियों का प्रयोग होता था। आप लोगों ने सुना होगा, जब मैंने आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक प्रथा शुरू की गई थी, दाग प्रथा। दाग प्रथा का मतलब होता है वो जो अच्छे अच्छे घोड़े मंगाता था उन घोड़ों पर चिन्ह लगा दिया करता था, ठीक है। क्योंकि जो जमींदार होते थे, जो जागीरदार होते थे या सैनिक होते थे, वो क्या करते थे, जो महंगा घोड़ा अरब से आता था उस घोड़े को बेच देते थे और उसकी जगह कोई खचरिया होती थी या फिर कोई ऐसा घोड़ा होता था जो ग्रामीण घोड़ा, उसे सेना में भर्ती कर देते। और जब युद्ध होता था तो उस घोड़े ने अपनी ज़िंदगी में कभी युद्ध लड़ा नहीं और उसको छोड़ दिया युद्ध में, तो वो क्या करेगा, आप लोग समझ सकते हो ना, वो उधर उधर भागेगा। उसने कभी ऐसा किया नहीं, तो क्या करेगा, वो युद्ध हरवा देगा। तो ऐसे करके हाथी को नहीं बदला जा सकता। आप सोचो हाथी को किससे बदलेंगे, हाथी के बराबर कोई दूसरा जानवर ही नहीं होता, हाथी को बदलेंगे तो किससे बदलेंगे। घोड़े को तो बदला जा सकता है, खचरिया से बदल दो, खच्चर से बदल दो, एक बार तो पता ही नहीं चले 500-600 घोड़ों के अंदर अगर तुम 2-4 खचरिया को छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता, ठीक है। और उसके ऊपर वेशभूषा और चढ़ा के रखते थे, ड्रेस पहना के रखते थे उनको, तो अक्सर नहीं पता चल पाता था, ठीक है। तो ये भी क्या था, मगध के लोगों का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। समझ आई बात। चलिए तो रूढ़िवादी विरोधी थे, हाथियों का बड़ी मात्रा में क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साम्राज्यवादी क्या थे, ये साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी का मतलब होता है आप संतुष्ट मत होइए, आपको कुछ भी मिलता रहे तो और पाने की चाहत, ये होता है साम्राज्यवाद। वो भले ही किसी भी चीज़ से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, जैसे चाइना है, चाइना क्या करता है, उसके पास बहुत कुछ आ गया। पहले वो केवल एक निश्चित क्षेत्र तक था, उसके बाद उसने पूरा तिब्बत को हड़प लिया। तिब्बत को हड़पने के बाद उसने वियतनाम के क्षेत्रों को हड़प लिया, उधर उसने रूस के कई क्षेत्रों पर दावा किया, उधर जापान के क्षेत्रों को हड़प लिया, इधर भारत के पूरे लद्दाख को खा गया, इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को हड़प लिया, सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों को हड़प लिया, अब नेपाल के क्षेत्रों को हड़प रहा है। तो वो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, उसी का वो लोग फॉलो कर रहे हैं कई सालों से। उनको ये बात पता होती है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये एक नीति का क्या होता है, हिस्सा होता है, और ये होना भी चाहिए। अगर देश का विकास करना है, अगर आप लोग सोच लोगे कि हमें भारत के अंदर रहना है, तो वो कभी भी बढ़ेगा ही नहीं, इतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, क्यों ये इतने प्रचलित में आ गए, इस्लाम धर्म था, हमसे पीछे आया, और आज जो विश्व का द्वितीय नंबर का धर्म है क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म के बाद में आया, वो दुनिया का पहला धर्म है। उन लोगों ने प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान दिया, और हमारे यहाँ के लोग थे वो तो कहते थे समुद्र पार करना पाप है, पाप लगेगा, वो समुद्र को ही पार नहीं करते थे, तो धर्म का प्रचार कैसे करेंगे। तो इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा जो होती है वो किसी भी चीज़ को नहीं बढ़ने देती। तो इसीलिए जो मगध के लोग थे वो क्या थे, साम्राज्यवादी थे, और साम्राज्यवादी होने के कारण इन्होंने दूसरे महाजनपदों के ऊपर आक्रमण किए और उनको अपने महाजनपद का क्या बना लिया, हिस्सा बना लिया। समझ में आई बात। चलिए अब देखिए, मगध साम्राज्य का पहला शासक मैंने बता दिया कौन होता है, बृहद्रथ होता है। कौन होता है, बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ सबसे शक्तिशाली शासकों में से माना जाता है। अब आप लोगों ने बृहद्रथ का नाम सुन रखा है, वैसे सुन रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने बृहद्रथ का नाम नहीं सुन रखा उन्होंने एक का नाम सुन रखा होगा, और वो था जरासंध। जरासंध का नाम तो सबने सुन रखा होगा ना, बिल्कुल, बृहद्रथ का बेटा ही था जरासंध, ठीक है। तो जरासंध ने भी क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था।
तो लिखना है मगध का बृहद्रथ संस्थापक था और इसका बेटा जरासंध। ठीक है, जरासंध काफी शक्तिशाली शासक हुआ। जिसने मगध साम्राज्य की सीमाओं में काफी विस्तार किया। ठीक है, अब देखिए मगध साम्राज्य के बाद अब जो आगे आएगा वो आएगा तुम्हारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में आप लोग बिंबिसार को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आज आपका जो लेक्चर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। यानी कि महाजनपद युग का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया है। 16 महाजनपद पढ़ लिए, इसके अलावा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ लिया, उनकी राजधानी पढ़ ली, जो भी था सब पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।